इससे पहले हम लोग अभ्यास प्रश्न 10 अभ्यास प्रश्न कर चुके हैं और 11वां अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। 30 माइक्रोकुलाम का एक आवेश एक्स वाई निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। आवेश की वैल्यू दी गई है 30 माइक्रोकुलाम और एक्स वाई निर्देश तंत्र ये चित्र में आप देख पा रहे हैं और इसके मूल बिंदु यहाँ स्थित है a/√2, a/√2 तथा a, 0 बिंदुओं के मध्य विभांतर हम लोगों से पूछा गया है। तो पहले इन दोनों बिंदुओं की लोकेशन का पता लगाते हैं। जो बिंदु a/√2 है, ये बिंदु हमने यहाँ शो कर रखा है। इसमें a/√2 वैल्यू x अक्ष की दी हुई है और a/√2 वैल्यू y अक्ष की दी गई है। और बिंदु जो B है वो a, 0, इसका मतलब है x अक्ष की वैल्यू तो a है लेकिन y अक्ष की वैल्यू 0 है। तो y अक्ष 0 कहाँ होता है? x अक्ष के ऊपर होता है। इसका मतलब ये बिंदु x अक्ष के ऊपर होगा और हमने यहाँ शो कर रखा है बिंदु B को। इसके निर्देशांक है a, 0। अब इन दोनों बिंदुओं पर हमें पहले तो विभव ज्ञात करना होगा, उसके बाद में विभव का अंतर अर्थात विभांतर ज्ञात करना होगा। तो सर्वप्रथम हम लोग बिंदु A पर विभांतर ज्ञात करने के लिए दूरी ज्ञात करते हैं A से O तक की। तो दूरी का सूत्र हम लोग जानते हैं। किसी बिंदु की मूल बिंदु से अगर दूरी ज्ञात करनी हो तो उस बिंदु का x निर्देशांक का वर्ग प्लस y निर्देशांक का वर्ग और रूट ले लेना चाहिए तो दूरी आ जाती है। निर्देशांक ज्यामिति में हमने ऐसे सूत्र पढ़ रखे हैं, तो इसी का ही हमने यूज किया। जो x निर्देशांक था उसका वर्ग किया, जो y निर्देशांक था उसका वर्ग किया, दोनों को जोड़ दिया और रूट ले लिया तो क्या आ गई? दूरी आ गई। तो दूरी कितनी आती है? बिंदु O से A तक की जो दूरी है वो आई है A। इसके बाद में हमने O से B तक की दूरी ज्ञात की। O से B तक की भी दूरी ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि दूरियों के बिना विभव ज्ञात कर पाना संभव नहीं है। तो इसके लिए भी हमने वही सूत्र यूज लिया। कौन सा? बिंदु का x निर्देशांक का वर्ग प्लस बिंदु के y निर्देशांक का वर्ग और रूट ले लीजिए तो उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी आ जाती है। तो ये मूल बिंदु से दूरी भी OB बराबर A आ गई और A बिंदु भी A दूरी पर है और B बिंदु भी A दूरी पर है। तो बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र KQ/R, R दूरी होती है। तो हम देखिए A बिंदु पर विभव हमने KQ/R वाले सूत्र से ज्ञात किया। जो दूरी थी R के स्थान पर OA है वो हमने यहाँ लिख दी है और B बिंदु पर जो विभव है वो KQ/OB, OB बिंदु B की मूल बिंदु से दूरी है, मूल बिंदु पर आवेश है। अब हमें प्रश्न में पूछा गया विभांतर, विभव का अंतर। तो B के विभव में से A के विभव को हमने माइनस किया और OB और OA का मान रख दिया तो ये दोनों स्टेप बराबर बने हैं और घटाने के बाद में रह गया 0, अर्थात A और B बिंदुओं के मध्य विभांतर 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि 3 आवेश हैं -q, +q और +q और इन तीनों आवेशों को XY तल में 0, -a, 0, और a, 0 इन 3 बिंदुओं पर रखा गया है। हम इसकी चित्र बनाएंगे अभी नीचे। अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर R दूरी पर आप सिद्ध कीजिए कि विभव इस सूत्र से ज्ञात किया जा सकेगा। हम लोगों को विभव ज्ञात करना है और सिद्ध करना है कि वो इसके बराबर आएगा। और कितनी दूरी पर स्थित है कोई बिंदु? R दूरी पर स्थित है। जो अक्ष है, अक्ष कहाँ से आई भाई? इन बिंदुओं को मिलाने पर एक सीधी रेखा बनेगी
और उसे इसने नाम दिया अक्ष। उसके साथ कितना कोण बना रहा है? थीटा। कोण आर दूरी वाली रेखा। तो चित्र में देखते हैं, हम लोगों ने प्रश्न में दिए अनुसार -q आवेश को 0, -a पर रखा है। प्रश्न में दिए अनुसार मूल बिंदु पर +q आवेश को रखा है और प्रश्न में दिए अनुसार +q आवेश को 0, +a पर रखा है। और एक बिंदु P लिया है r दूरी पर, जो इस अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है प्रश्नानुसार। और यहाँ पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर विभव जो है वो मूल बिंदु पर स्थित आवेश के कारण भी होगा। और ये जो मूल बिंदु है यह इन दोनों आवेशों, ये ऊपर वाला आवेश और ये नीचे वाला आवेश का मध्य बिंदु भी है। और इन दोनों आवेशों के कारण एक द्विध्रुव की रचना भी हो रही है। और द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विभव ज्ञात करना है द्विध्रुव से थीटा कोण पर। तो ये द्विध्रुव के कारण विभव का सूत्र बनेगा, अर्थात बिंदु P पर विभव एक तो इस द्विध्रुव के कारण होगा जो प्लस और माइनस से मिलकर बना हुआ है, और एक विभव होगा मूल बिंदु पर स्थित +q आवेश के कारण। और इन दोनों विभवों का हम लोग बीजगणितीय योग कर देंगे तो बिंदु P पर कुल विभव आ जाएगा। ऐसा ही करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हमने जिस द्विध्रुव की चर्चा की थी उसके कारण बिंदु P पर विभव होगा KP cos θ/r², जिसको हमने V1 मान लिया है। और फिर हमने एक मूल बिंदु पर स्थित बिंदु आवेश के कारण विभव की बात की थी, तो वो विभव होगा KQ/r। बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र यही होता है। अब हमें यदि परिणामी विभव ज्ञात करना है तो हम दोनों विभव का बीजगणितीय योग कर देंगे। हमने बीजगणितीय योग कर दिया, लेकिन जो सिद्ध करना है उसमें आप देखेंगे कि P द्विध्रुव आघूर्ण नहीं आता, लेकिन हमारे सूत्र के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण आ रहा है। तो हमें इस P को यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो P का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आवेश गुणा आवेशों के बीच की दूरी। तो अब चित्र से देखेंगे कि जो द्विध्रुव की रचना करने वाले दो आवेश है उनके बीच की दूरी 2a है। कैसे? मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी a हो गई और मूल बिंदु से नीचे तक की दूरी भी a हो गई, तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो गई 2a। तो हमने सूत्र का यूज़ किया और इसके अंदर रख दिया विभव के सूत्र में। और आप देखेंगे इसको थोड़ा हल करने पर ये वही रूप है जो उसने सिद्ध करने के लिए हम लोगों से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। आवेशों +q, 2q एंड 4q को a मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोणों पर रखा गया है और कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए, हमने विभव की स्थितिज ऊर्जा की इन परिभाषाओं को समझा है, पढ़ा है, तो हमें एक बात का पता है कि आवेशों को अनंत से किसी बिंदु तक लेकर जाने में जो किया गया कार्य होता है वो उस आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो हम लोगों से कार्य पूछा गया है, अगर हम कैसे भी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लें तो वही कार्य होगा, और स्थितिज ऊर्जा पूछी जाए तो हम कार्य ज्ञात कर लें, चाहे स्थितिज ऊर्जा का सीधा सूत्र है वो ज्ञात कर लें, एक ही बात है। अर्थात कहने का निकाय की स्थितिज ऊर्जा और निकाय को बढ़ाने के लिए किया गया कार्य एक ही बात है। तो प्रश्नानुसार हमें एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजा A है और इसके कोणों पर प्रश्नानुसार आवेश रखे गए हैं Q2,
बराबर 2Q एंड Q3 बराबर 4Q आवेश रखे गए हैं। तो यहाँ हमने लिखा भी है कि निकाय के कोनों पर आवेश रखने में किया गया जो कार्य है वह निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। अभी हमने ये बात समझी थी। और स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं ये हमने पीछे टॉपिक भी पढ़ा है। जैसे कि आपको पता होगा कि यदि कोई दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2 तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा है वो होगी कि Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी R। और हमने आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा भी पढ़ी है। दो या दो से अधिक आवेशों का निकाय है तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई भी आवेश निकाय है उस आवेश निकाय में दो आवेशों के बढ़ने वाले सभी युग्म दो आवेशों के बढ़ने वाले सभी युग्म की हम लोग क्या करेंगे स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। संभवतः जितने भी युग्म बन सकते हैं उन सभी की हम स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे और इन स्थितिज ऊर्जाओं का हम लोग बीजगणितीय योग कर देंगे और निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। और स्थितिज ऊर्जा ही किसके बराबर है कार्य के बराबर है। तो संभवतः कितने युग्म बन रहे हैं इसमें, एक तो बन रहा है A और C के बीच का युग्म, A और B के बीच का युग्म और B और C के बीच का युग्म। तो इसमें 3 युग्म बढ़ रहे हैं, आवेशों के 3 युग्म बढ़ रहे हैं और इन तीनों युग्मों की हम लोग स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे और इनका बीजगणितीय योग करेंगे। तो आप देख सकते हैं Q1 Q2 का युग्म, Q1 Q3 का युग्म और Q2 और Q3 का युग्म, इन तीनों की हमने स्थितिज ऊर्जाएँ ज्ञात की है और इन तीनों स्थितिज ऊर्जाओं को हमने जोड़ दिया और Q1 Q2 और Q3 के मान रख दिए और इसको हल कर दिया तो किया गया कार्य ज्ञात हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें 2 क्वेश्चन है, ए पार्ट और बे पार्ट। दो आवेशों 7 माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम जो कि क्रमशः -9 0,0 प्लस 9 0,0 पर स्थित हैं कि निकाय पर बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाता। इसका मतलब बाहर से कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया गया, बाहर से लगाया गया विद्युत क्षेत्र क्या है 0 है। निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यहाँ स्थितिज लिखना हम भूल चुके हैं, स्थितिज है। निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोगों से पूछी गई है। तो स्थितिज ऊर्जा किन दो बिंदु आवेशों के बीच की कितनी होती है, हमने पीछे वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया था सूत्र का कि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 अगर दिए हों, बीच की दूरी अगर आपको ज्ञात हो तो आप स्थितिज ऊर्जा के Q1 Q2 अपॉन R से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने प्रश्न में दिए अनुसार एक चित्र बनाया है। चित्र है A और B बिंदुओं पर हमने आवेश को रखा है जो हमें प्रश्न में दिए गए हैं 7 माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम। अब बिंदु A की पोजीशन देखिए -9,0,0 और बिंदु B की +9 0,0। तो किन दो बिंदुओं के बीच में अगर हमें दूरी ज्ञात करनी पड़े तो सूत्र क्या होता है, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था x² + y², ये तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सूत्र था। अगर हमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करनी पड़े तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा है हमने x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और इसी प्रकार से zx के लिए z2 - z1 का स्क्वायर और इन सभी का हमने योग कर दिया और इनका हमने रूट ले लिया, इसके ऊपर भी रूट रहेगा। तो इस प्रकार से हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बड़ा सिंपल सा दिख रहा है हमें कि मूल बिंदु से बिंदु A की दूरी है 9 सेंटीमीटर और मूल बिंदु से बिंदु B की दूरी है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से A से B तक की दूरी हो गई 18 सेंटीमीटर और इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग सूत्र जानते हैं ऑलरेडी स्थितिज ऊर्जा का, किन्हीं दो बिंदु आवेशों से निर्मित निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हम जानते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R। Q1 Q2 दिए हुए हैं, R अभी हमने 18 ज्ञात किया, सभी की वैल्यू रखी, गुणा किया और इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात हो गई।
अब पढ़ते हैं इसका बी पार्ट क्या है। बी पार्ट कहता है दो आवेशों को अनंत दूरी तक अलग करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। पहले आवेश कहाँ थे, मान लीजिए आवेश थे अनंत पर आवेश पड़े थे, इनको हमने ला करके ए बिंदु पर रखा और एक को ला करके हमने रखा बी बिंदु पर, और हमने एक निकाय की रचना कर दी। और इसे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, बाहर से कार्य, और वही कार्य किस रूप में संचित हो गया, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। अब यदि इन निकायों को वापस अनंत तक लेकर के जाना है, यदि इन निकायों को वापस अनंत तक लेकर के जाना है तो अनंत पर ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इनकी वापस शून्य हो जाएगी, क्योंकि पहले शून्य थी और अब इनको पास में लाए तो ऊर्जा थी इनके पास कुछ ना कुछ। तो अभी ऊर्जा थी कितनी वो देखते हैं पहले। तो अभी इनके पास ऊर्जा है -0.7 जूल। ऊर्जा माइनस में क्यों है, क्योंकि एक पॉजिटिव आवेश है और एक नेगेटिव आवेश है। तो इनको अनंत पर लेके जाना है प्रश्नानुसार, तो अनंत पर ऊर्जा कितनी हो जाएगी इनकी, अनंत पर ऊर्जा हो जाएगी 0, अनंत पर ऊर्जा होगी 0। और अभी वर्तमान में ऊर्जा कितनी है इनकी, वर्तमान में ऊर्जा है -0.7 जूल। तो ऊर्जा में परिवर्तन, मतलब ऊर्जा में जितना परिवर्तन आएगा उतना ही तो हमें कार्य करना पड़ेगा। तो ऊर्जा में परिवर्तन कितना आने वाला है, बाद की ऊर्जा माइनस पहले की ऊर्जा, तो ऊर्जा में परिवर्तन आना है 0.7 जूल। मतलब पहले तो इनकी ऊर्जा थी माइनस में 0.7 और अब हो गई है 0। तो ऊर्जा देखिए बढ़ चुकी है। तो कितनी बढ़ गई है, 0.7 जूल ऊर्जा बढ़ गई है। तो ऊर्जा आई कहाँ से, ये हमने कार्य किया है इन्हें अनंत तक छोड़ के आने में। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य है, इसकी ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होगा, बराबर होगा। अतः प्रश्नानुसार हमसे कार्य पूछा गया था, तो कार्य कितना करना पड़ेगा, प्लस का 0.7 जूल कार्य करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15, किसी विद्युत क्षेत्र में एक्स वाई बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। जहाँ पर विद्युत विभव का मान दिया हुआ है, ज्ञात नहीं करना, दिया हुआ है, तो मान किसका ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो हमें विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी जो विभव के मध्य संबंध बताए। तो हमने ये पीछे सूत्र सिद्ध किया था, आपको याद होगा, और ये आपको पता होगा कि ये है आंशिक अवकलन, और आंशिक अवकलन x के सापेक्ष है। तो इसमें y और z कोऑर्डिनेट्स को क्या माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है। और ये है y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो इसमें x और z कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। और ये है z के अनुदिश आंशिक अवकलन, तो इसमें x और y कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कैलकुलेशन में। तो हमने प्रश्नानुसार v का मान रख दिया जो हमें दिया हुआ था, और इस v का हमने अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये देखिए, ये आ गया x कोऑर्डिनेट के साथ, इस टर्म के साथ आ गया, और इसका गुणा इसके साथ भी तो होना था, और ये गुणा कर दिया, बाहर माइनस था वो सभी के साथ चल रहा है। और ऐसा ही हमने इस टर्म के साथ z वाली के साथ भी अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि x के सापेक्ष आंशिक अवकलन है, तो y और z तो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो इसमें तो केवल y है, तो इसका अवकलन क्या होने वाला है, 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। और इसमें 6 और y दोनों कांस्टेंट हैं, और कांस्टेंट को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और x का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमने ऐसा ही किया, 6 और y को तो छोड़ दिया, जैसा था वैसे का वैसा, और x का अवकलन क्या कर दिया, 1 कर दिया। और x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, x स्क्वायर का अवकलन होगा 2x। तो हमने x स्क्वायर का अवकलन 2x कर दिया, और माइनस था जैसे पड़ा है, और बाहर वाला माइनस जैसे था वो भी पड़ा है।
इसी प्रकार से हमने y की टर्म्स को हल करना चाहा तो इसमें x और z को क्या लिया जाएगा, कांस्टेंट। तो आप देखेंगे कि इस टर्म में तो केवल x है, तो इसका अवकलन क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। बाकी इन दोनों में y है तो इन दोनों का 0 नहीं होगा। तो पहले तो इसका जो पहला स्टेप है इसका हमने अवकलन किया तो 6 और x तो कांस्टेंट कहलाएंगे, y का y के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 6x बच गया और y का y के सापेक्ष क्या हो गया, 1 हो गया। इसके बाद में दूसरा स्टेप y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का y के सापेक्ष 2y हो जाएगा। और z की हमने चर्चा कर ही ली है कि ये तो हो जाएगा 0, तो इसका अवकलन हमने यहाँ लिख दिया है। तीसरा स्टेप z के सापेक्ष अवकलन करना है। पहले टर्म में z नहीं है, दूसरे में z नहीं है, तीसरे में नहीं है, तो जब z के सापेक्ष अवकलन किया जाता है तो x y कांस्टेंट होते हैं, तो सारे ही कांस्टेंट हैं, तो फिर इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा 0। इसके बाद में हमने माइनस जो था इसका अंदर गुणा किया और विद्युत क्षेत्र E का वैल्यू सामने आया। शेष जो 2 प्रश्न रह गए हैं बहुत सिंपल प्रश्न हैं, मैं चाहता हूं कि आप उन्हें स्वतः करें और कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 94 135 95 994 पर।